जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चौहान सर की आज की क्लास में बात होगी अशोक महान कैसे बना, मतलब कुछ हकीकत कुछ फसाना। आइए करते हैं सच का सामना। सच का सामना पार्ट 2 भाग 2 में बात करेंगे लाखों लोगों की हत्या करने वाला भारत के इतिहास में महान कैसे हुआ। जैसा कि पिछली क्लास हम लोगों ने बाबर के बारे में सच का सामना किया था कि बाबर को भारत किसने बुलाया, बाबर भारत किसके आमंत्रण पर भारत आए। कोई बाबर को सपना तो नहीं आया था कि चलो भारत चलते हैं। तो बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया, इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। और आज की क्लास में सच का सामना पार्ट 2 में बात होगी अशोक महान कैसे बना, कि लाखों लोगों की हत्या करने वाले भारत के इतिहास में महान कैसे हुए। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसकी अशोक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ये अशोक जो था वो मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश के शासकों में तीसरा शासक था। पहला मौर्य वंश की स्थापना मगध पे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके बाद बिंदुसार शासक हुआ। बिंदुसार के बाद तीसरा शासक मगध पे अशोक हुआ। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। बात करें पिता बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। और बिंदुसार की कहा जाता है बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी और उसके 101 पुत्र थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिसमें से सुसीम सबसे बड़ा और सबसे छोटा तिस था और अशोक तीसरे नंबर पे था। तो बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती तो मगध का सिंहासन खाली हुआ, मगध की राजगद्दी खाली हुई। तो मगध की राजगद्दी के लिए दावेदार कितने हो गए, 101 पुत्र हैं, दावेदार हुए। भाई पिता है, पिता का कोई ना कोई उत्तराधिकार होगा, कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा। बड़ा पुत्र बनता तो सुशील सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन 101 पुत्र थे तो दावेदारी 101 लोगों की थी। साम्राज्य मगध की गद्दी एक, लेकिन दावेदार 101 पुत्र। तो दो सत्ता जो थी वो 273 ईसा पूर्व में, मगध की सत्ता 273 ईसा पूर्व में खाली हो गई। बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। तो अब उसमें मगध सत्ता हासिल करना है, मगध का साम्राज्य, मगध का सिंहासन हासिल करना है। 101 पुत्र में कौन किसको मिले, तो जो शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा कूटनीति चतुर शक्तिशाली बलवान होगा, सत्ता उसकी होगी। तो आइए देखें, जब पिता बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तब अशोक अवंती उज्जैनी का वायसराय था। उज्जैनी का वायसराय था अशोक। 273 ईसा पूर्व में उसके पिता बिंदुसार की हत्या मृत्यु हो जाती है, मगध का सिंहासन खाली हो गया। तो मगध को सिंहासन प्राप्त करना, कोई ना कोई भाई 101 पुत्र हैं तो कोई ना कोई दावेदार होगा। तो उसमें सिंगली अनुश्रुति, बौद्ध ग्रंथ सिंगली अनुश्रुति में बताया गया है कि अशोक ने मगध के सिंहासन, मगध साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की है। कौन बता रहा है, बौद्ध ग्रंथ सिंगली अनुश्रुति। ये बौद्ध ग्रंथ है, सिंगली अनुश्रुति में बताया गया अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, वध किया है। किस लिए, मगध का साम्राज्य प्राप्त करने, मगध का सिंहासन हासिल करने के लिए। इसके बाद चलिए एक बात पे तो हम किसी एक के कहने पे तो नहीं मानेंगे, बौद्ध ग्रंथ ये भी है महाबोधि वंश, दिव्यावधान और महाबोधि वंश। और तिब्बती लेखक तारानाथ ने कहा है कि जो ये 4 वर्षों का जो समय है, 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व में, ये जो बीच में जो 4 वर्षों का जो समय अंतराल है, ये मगध पे गृह युद्ध के समय था। मगध पे गृह युद्ध चल रहा था और इस दौरान अशोक ने अपने भाइयों का वध कर मगध का साम्राज्य हासिल किया है। भाई सिंगली अनुश्रुत की बात ना मानो, किसी एक के कहने पे नहीं मानेंगे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश और तिब्बती लेखक तारानाथ ने कहा है कि मगध पे, जो उसके पिता की मृत्यु होने के बाद मगध पे गृह युद्ध चला और इस गृह युद्ध के दौरान अशोक ने अपने भाइयों का वध कर मगध का साम्राज्य हासिल किया है। अब मगध का साम्राज्य हासिल किया, इसके कारण अशोक को चंडाशोक की उपाधि दी गई, चंडाशोक कहा गया, अशोक को चंडाशोक कहा गया है, समझो। और अशोक ने अपना फिर राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में किया। तो अब समझो, सत्ता 273 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। तो जो बीच के जो 4 वर्ष का जो समय अंतराल है, वो समय अंतराल इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये 4 वर्ष का समय अंतराल
मगध पे गृह युद्ध का समय अंतराल था, गृह युद्ध का दौर चल रहा था, और उस गृह युद्ध के दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया, हत्या की है, तब मगध का साम्राज्य हासिल किया है। 4 वर्षों तक अशोक ने अपने भाइयों का वध करता रहा, हत्या करता रहा, और मगध का साम्राज्य, मगध का सिंहासन हासिल किया है। तो अपने भाइयों की हत्या करने वाला अशोक भारत के इतिहास में महान सम्राट अशोक कहलाया। अपने भाइयों की 99 भाइयों का वध करने वाला, हत्या करने वाला भारत के इतिहास में महान सम्राट अशोक के नाम से जाने गए। ये तो पहला पार्ट था, पहला पहलू था। एक पहलू ये, एक पहलू और है कि अपना फिर राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अब उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पे आक्रमण करता क्यों है समझो। कलिंग पे आक्रमण करता है अशोक 261 ईसा पूर्व में, या तो 261 ईसा पूर्व में या अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था, 8वें वर्ष में। इसके बाद जब अशोक कलिंग पे आक्रमण करता है तो कलिंग में कहा जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग में। हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया कि कलिंग पे उस समय नंदराज नाम के व्यक्ति का शासन था। कलिंग पे जब अशोक आक्रमण करता तो उस समय कलिंग पे नंदराज नाम का कोई राजा शासन कर रहा था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है। और कलिंग के 2 केंद्र, उत्तरी केंद्र उत्कल जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ थी। इसके बाद अशोक से पहले कलिंग पर नंदवंश के शासक, जो नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का अंग बनाया था। कलिंग पे आक्रमण किया था, कलिंग को जीता था किसने? नंदवंश के शासक महापद्म नंद ने अशोक से पहले कलिंग को जीता और मगध साम्राज्य का अंग बनाया। तो कलिंग को सबसे पहले जीतने वाले कौन? महापद्म नंद थे। और इसको कलिंग को मगध का अंग बनाने वाले महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग को जीतकर उस अपने आधिपत्य पे लेके आए और मगध साम्राज्य का अंग बनाया। इसलिए महापद्म नंद को एक छत्र एक राठ कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो संपूर्ण सत्ता थी वो मगध साम्राज्य के अधीन थी और मगध साम्राज्य के उस समय सम्राट महापद्म नंद थे। एक छत्र इसने शासन किया, केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की है महापद्म नंद ने। इसके बाद जब नंद वंश का पतन हो जाता है, उसके बाद मगध पे मौर्य वंश आता है। तो जब पतन हो जाता है तो कलिंग अपने को स्वतंत्र कर लेता है, मगध साम्राज्य से अलग कर लेता है। इसके बाद मगध पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है, मौर्य वंश आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु सफल नहीं होता। इसके बाद अगला शासक मगध पे उसका पुत्र बिंदुसार शासक होता है। बिंदुसार के समय बिंदुसार कलिंग पे अपने आधिपत्य पे लाने का कोई प्रयास नहीं करता, कलिंग को जीतना ही नहीं चाहता था। बिंदुसार ने कलिंग पर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कलिंग बिंदुसार के समय पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कुछ प्रयास भी किया कि चलो उस पर जीता जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन बिंदुसार ने कलिंग पर आक्रमण करने का, उसको जीतने का कोई भी प्रयास नहीं किया और कलिंग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। ये समझिए, जब स्वतंत्र हो गया उस समय फिर अशोक आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए, तो अशोक ने कलिंग पे आक्रमण करने का विचार बनाया। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि अशोक ने कलिंग पे आक्रमण करने का अशोक का उद्देश्य क्या था। अशोक कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग पे बहुत अधिक मात्रा में हाथी थे और कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और अशोक कलिंग के हाथियों को हासिल करना चाहता था, इसलिए उस पर आक्रमण किया। ये जानकारी कौटिल्य ने दी है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग में बहुत अधिक मात्रा में हाथी थे और अशोक उन हाथियों को हासिल करना चाहता था, इसलिए कलिंग पे आक्रमण किया। दूसरा एक मत ये हो गया। दूसरा मत में देखिए, कहा जाता है कि कलिंग, कहा नहीं जाता था, वास्तविकता थी ये, कलिंग एक समृद्धशाली और शांतिपूर्ण क्षेत्र था, प्रांत था। कलिंग जो था वह बहुत समृद्धशील और शांतिपूर्ण प्रांत था और कलिंग में कलात्मक रूप से कुशल लोग रहा करते थे। कलिंग के जो लोग थे बहुत कलात्मक रूप से कुशल थे, मतलब कलाओं में, कई कलाओं में वो निपुण थे, कुशल थे। वो वहां कलिंग में रहते थे और बहुत, इसीलिए वो समृद्धि था और शांतिपूर्ण क्षेत्र था। दूसरा कहा जाता है कि कलिंग के उत्तरी भाग, जिसको उत्कल के नाम से जाना जाता है, वे इस क्षेत्र में नौसेना का उपयोग करते थे, नौसेना का
उपयोग करते थे, करने वाले पहले लोग थे, और व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा किया करते थे। मतलब कलिंग के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्कल के नाम से जो जाना गया, उस क्षेत्र के लोग नौसेना का उपयोग करने वाले पहले लोग थे, और वे व्यापार के, समुद्री व्यापार के कारण वो दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा किया करते थे। आप समझिए, मतलब कलिंग जो था वो समुद्री तट के निकट था, समुद्री व्यापार होता था। इसके बाद कलिंग बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार के लिए तट रेखा को भी नियंत्रित करता था। कलिंग जो क्षेत्र प्रांत था, कलिंग जो ये प्रांत है, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से, समझिए, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से जो समुद्री व्यापार होता था, उस व्यापार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता था? कलिंग करता था। इसके बाद अशोक को लगा कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में और वृद्धि की जाए, अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में और वृद्धि की जाए और मगध साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इस उद्देश्य से उसने कलिंग पर आक्रमण किया। एक ये भी उद्देश्य था कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए और साम्राज्य विस्तार नीति पर कार्य किया जाए और कलिंग को आक्रमण किया जाए, अपने आधिपत्य मगध साम्राज्य के अधीन बनाया जाए। क्यों? क्योंकि मगध जो कलिंग था वो समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने का एक माध्यम था। जो बंगाल की खाड़ी से जो समुद्री व्यापार होता था उसको नियंत्रित करने, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए कलिंग पर अधिकार करना महत्वपूर्ण था। कलिंग पर अधिकार करना बहुत जरूरी था। इसके माध्यम से और अपनी शक्ति और समृद्धि में, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए, मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण करना योजना अशोक ने बनाई। तो ये कारण थे कलिंग पे आक्रमण के, कि अशोक ने आक्रमण कैसे क्यों किया। इसके बाद 261 ईसा पूर्व में खैर अशोक आक्रमण करते हैं कलिंग पे, और कलिंग का राजा नंदराज नाम का राजा रहता है। कलिंग पे आक्रमण होता है और अशोक कलिंग पे वो भीषण कत्लेआम, नरसंहार और रक्तपात बहाता है कि कोई उसकी सीमा नहीं। कहा जाता है कि अशोक ने, कुछ पुस्तक कहती हैं कि 1 लाख लोग, अशोक ने कलिंग पे जब आक्रमण किया तो वहां पे 1 लाख लोगों की हत्या की और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर कारागार में डाला। और कुछ पुस्तक में उस बताया कि कुछ अशोक के अभिलेख, जो अभिलेख जारी किए हैं, उस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग पे 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की, 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर कारागार में डाला। तो 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाला शासक भारत के इतिहास में महान सम्राट अशोक के नाम से जाने गए। किस नाम से? महान सम्राट अशोक के नाम से। कैसे? वही कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाला अहिंसावादी कैसे बना? 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाला शासक भारत के इतिहास में महान कैसे हुआ? आप समझिए। कलिंग में अशोक ने इतना भीषण कत्लेआम, नरसंहार, रक्तपात किया कि कोई सीमा नहीं, उसकी कोई जवाब नहीं उसका। 2 लाख लोगों की हत्या कर देना, कत्लेआम मचा देना, रक्तपात, नरसंहार कर देना, बहुत बड़ी बात। और फिर भारत के इतिहास में ये महान सम्राट अशोक के नाम से जाने गए। तो कहा जाता है कि कलिंग पे जो इतना भीषण रक्तपात, नरसंहार और कत्लेआम जो हुआ था, इस भीषण रक्तपात, कत्लेआम और नरसंहार को अशोक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और अशोक ने जो शिलालेख अपनी जनता को संबोधित करने के लिए, अपने आदेशों को, जनता के प्रति जो आदेश जारी किए जाते थे, उसका आदेश जारी करने का माध्यम अशोक ने शिलालेख और स्तंभ लेख का सहारा लिया। तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध और उसके परिणाम की विस्तार से जानकारी दी है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके परिणाम की विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कि कलिंग का युद्ध और उसके परिणाम, क्या परिणाम थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की हत्या हुई, कैसा कत्लेआम, नरसंहार हुआ, उसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी कलिंग का 13वां शिलालेख देता है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग के पूरे युद्ध की जानकारी, उसके परिणाम की विस्तृत जानकारी अशोक का 13वां शिलालेख देता है। और कहा जाता है कि अशोक ने जो कलिंग पे जो भीषण कत्लेआम, नरसंहार और रक्तपात किया, उसको स्वयं अपनी आंखों से देखा। और जब उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोरा
उसको एक अंतर्ग्लानि हुई, उसको ग्लानि महसूस हुई, उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोरा, उसका हृदय द्रवित हुआ। इस भीषण कत्लेआम नरसंहार को देखने के बाद भाई सारा सब कुछ उसने विनाश कर दिया, नरसंहार किया, कत्लेआम किया, रक्तपात किया, विनाश कर दिया, पूरी तरह से विनाश किया। जब वो रुका, देखा उसने कि चारों तरफ खून ही खून है, तो उसका हृदय इतना, उसकी अंतरात्मा से ग्लानि महसूस हुई, अंतरात्मा ने उसको झकझोरा और उसका हृदय इतना द्रवित हुआ कि उसने क्या किया कि एक साम्राज्य, एक प्रांत पर जीत हासिल करने के लिए, मतलब अपनी अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और साम्राज्य पर जीत, प्रांत पर अपनी विजय प्राप्त करने के लिए उसने लाखों लोगों की हत्या कर दी। उसको अंदर से ये आवाज आई, अंतरात्मा से ये आवाज आई कि अपनी क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति और अपनी विजय के लिए, एक विजय, प्रांत पर जीत हासिल करने के लिए, एक जीत के लिए उसने लाखों लोगों का कत्ल किया। उसके हृदय से, अंदर से, अंतरात्मा से इस तरह की आवाज आई। किस लिए? एक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए, एक साम्राज्य, एक प्रांत पर विजय प्राप्त करने के लिए, कि लाखों लोगों का खून बहाया, कत्लेआम किया। उसका हृदय इतना द्रवित हो गया, अंतर्ग्लानि उसको इतनी महसूस हुई कि उसने यहाँ इस कलिंग के युद्ध के बाद जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली। अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने कलिंग के युद्ध के बाद जीवन पर्यंत तलवार न उठाने की, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और साम्राज्य विस्तार नीति को छोड़कर उसने धर्म नीति पर कार्य किया। फिर जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली और युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली और तलवार ना उठाने की, और विजय नीति को छोड़ के धर्म नीति पर उसने कार्य किया। फिर समझिए, इतना भीषण कत्लेआम नरसंहार यहाँ पे इसने किया और उसको देखकर उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोरा, अंतर्ग्लानि महसूस हुई, उसका हृदय द्रवित हुआ, प्रभावित हुआ और उसने युद्ध नीति को छोड़ के, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़ के जीवन पर्यंत युद्ध ना करने की, तलवार ना उठाने की प्रतिज्ञा ली और धर्म नीति पर उसने फिर कार्य किया। धर्म नीति पर उसने कार्य किया। धर्म पर कैसे कार्य किया? फिर यहां से फिर वो पूरी तरह से कलिंग से वापस गया, फिर पूरी तरह से बौद्ध धर्म में उसने शिक्षा दीक्षा ली। बौद्ध धर्म में उसने अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म में उसने शिक्षा दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को पूर्ण समर्पण होकर बौद्ध धर्म को उसने स्वीकारा। समझिए, पूर्ण समर्पण होकर अंतरात्मा से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उसने। फिर उसने अपने शासन में किसी सैनिक महामंत्री की नियुक्ति नहीं की, उसने अपने शासन में फिर धर्म महामात्र की नियुक्ति की। मतलब जो धार्मिक कार्य के जो देख रेख करे, धार्मिक कार्य को जो आगे बढ़ाए, धर्म महामात्र की नियुक्ति की अशोक ने। फिर कि समाज में धार्मिक कार्य को बढ़ावा मिले और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। और यहां तक कि उसने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया, अपने मंत्रियों को भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दिया। मतलब कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म को पूर्ण समर्पित होकर बौद्ध धर्म का स्वीकारा और प्रचार प्रसार किया। और भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला शासक अशोक था। इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला शासक भी अशोक था। समझिए, और अपने शासन में लोग सेना के लिए सेना मंत्री, सैनिक, ये सब मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। फिर इसने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जो धार्मिक कार्यों की देखरेख कर सके। समाज में जो धार्मिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हो, धार्मिक कार्य होते हो, उस कार्य की देखरेख के लिए इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की है। समझिए, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खुले हृदय से इसने किया और भारत से बाहर तक इसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर लेकर गया। भारत से बाहर बौद्ध धर्म ले जाने वाला शासक अशोक था। और इसने कलिंग पे इतने भीषण रक्तपात होने के बाद, कत्लेआम मचाने के बाद, फिर इसने धौली श्रृंखला में जौगड़ नाम के स्थान पे एक शांति स्तूप का निर्माण कराया। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध स्तूप, 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। फिर अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने।
तो ये थे, इस प्रकार वो फिर वो भारत के इतिहास में महान हुआ, भारत के इतिहास में महान कहलाया।